नसीब वाले होते हैं जिनके सर पर पिता का हाथ होता है। जिद भी पूरी हो जाती है अगर पिता का साथ होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रियंका ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज की हमारी कहानी है आखिरी सांसें। बुढ़ापा क्यों रुलाता है। माँ बाप को छोड़कर बेटा विदेश जा रहा था, तभी दोस्त के पिता के कारनामे देखकर दंग रह गया और वह अपने माता पिता के पैरों में गिर पड़ा। आखिर क्यों? उसने ऐसा क्या देख लिया था? चलिए आइए जानते हैं इस कहानी में। प्रिय दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। इससे पहले कि हम कहानी को शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। आज पवन के पिता गिरधारी लाल जी बहुत खुश हैं क्योंकि उनके बेटे ने, पवन ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था और उसी के बधाई के लिए उन्हें लगातार फोन आ रहे थे। अभी वह फोन पर बात कर ही रहे थे कि उनका बेटा पवन घर में आता है और उन्होंने कहा, लो आ गए जनाब। दोस्तों के साथ अपनी कामयाबी का जश्न मनाकर। अच्छा वर्मा जी, मैं फोन रखता हूँ। अपने बेटे पवन को आता देखकर गिरधारी लाल जी ने फोन रखा और अपने बेटे को झट से गले लगा लिया। बेटा, तूने तो मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। सुबह से बधाई देने वालों के फोन आ रहे हैं। सामने खड़ी पवन की माँ इस दृश्य को देखकर मोहित होती जा रही थी। इतने में पवन ने कहा, माँ, पिताजी, मुझे आप दोनों से एक बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? पिताजी, आपको तो पता ही है कि आज के समय में कोई अच्छी नौकरी मिलना कितना मुश्किल काम है। तब गिरधारी लाल जी ने कहा, लेकिन बेटा, तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है? अभी तो तुम्हारी पढ़ाई खत्म हुई है, तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जल्द ही मिल जाएगी, चिंता मत करो। नहीं पिताजी, मैं तो वो कह रहा था कि मुझे एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा जापान में नौकरी का प्रस्ताव मिला है। जापान? यह सुनकर मानो दोनों माता पिता कुछ पल के लिए जड़ हो गए। लेकिन बेटा, जापान में नौकरी करने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो यहाँ भी अच्छी नौकरी मिल सकती है। इस पर पवन झुझला जाता है और गुस्से से अपने माँ पिता से बात करने लगता है और कहता है, इसीलिए, केवल इसीलिए ही मैं आपको यह बात बताने से डर रहा था। मुझे पता था आप लोग यही नाटक शुरू कर देंगे। आप लोग जानते हैं कि बहुत पहले से ही मेरा विदेश में नौकरी करने का सपना था और आज यह सपना हकीकत में बदलने जा रहा है, तो मैं यह मौका गंवाना नहीं चाहता। पवन की बातें सुनकर उसके माता पिता दोनों की आंखों में अजीब सा दुख उभर आता है। उन्हें लगा मानो वक्त थम सा गया हो। वो दोनों खामोश रहकर एक दूसरे को देखने लगते हैं, जबकि पवन अपनी बात कहकर अपने कमरे में चला जाता है। उस रात पवन के माता पिता दोनों को चिंता के मारे नींद नहीं आती। वे दोनों पवन के बचपन को याद करने लगते हैं। पवन के पैदा होने से लेकर आज तक सारी यादें उनके आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह दिखाई दे रही थी। पवन की माँ कहने लगी, बचपन में तो मुझे अपनी आंखों से जरा भी ओझल नहीं होने देता था। यदि मैं नहीं दिखती थी तो पूरा घर सिर पर उठा लेता था और जैसे ही आप नौकरी से लौट कर आते थे तो कैसे दौड़ता हुआ आता था और आपकी टांगों से कसकर लिपट जाता था। पिताजी भी यह सब बातों को याद करके भावुक हो गए और कहने लगे कि वो दिन थे और एक आज का दिन है जब हमारा वही पवन हमें छोड़कर विदेश जाने की बात कर रहा है, विदेश जाने के बारे में सोच रहा है। हमारे इकलौते बेटे ने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि उनके बूढ़े माता पिता का क्या होगा, उन्हें कौन संभालेगा। क्या औलाद इतनी भी स्वार्थी हो सकती है? ऐसे ही चिंताओं से घिरे वे दोनों रात भर करवटें बदल रहे थे। सुबह जब वे अपने कमरे से बाहर आए तो देखा पवन तैयार होकर
जूते पहन रहा था। इससे पहले कि वे उससे कुछ पूछते, वह एक बैग में अपने कपड़े रखने लगा। यह सब देखकर पवन की माँ ने रूंधे स्वर में पूछा, बेटा कहीं जाने की तैयारी है क्या? तो पवन बोला, हाँ माँ, मुझे पासपोर्ट बनवाने के लिए मुंबई जाना होगा। मेरा दोस्त है ना सुमित, उसके पिताजी पासपोर्ट ऑफिस में ही काम करते हैं। मेरी उनसे बात हो गई है। जब तक अपॉइंटमेंट लेटर आएगा तब तक मैं यह काम निपटा लूंगा। इसी बहाने कुछ दिन मैं अपने दोस्त के साथ मुंबई भी घूम लूंगा। पवन की बात सुनकर उसकी माँ उसके लिए चाय नाश्ता लेने के लिए रसोई में गई। पिताजी ने बड़े प्यार से उससे पूछा, बेटा एक बात तो बताओ, क्या विदेश जाना इतना जरूरी है? पिताजी, इसमें हर्ज ही क्या है? जितना पैसा मुझे विदेश की नौकरी करने में मिलेगा उतना तो मैं यहाँ कभी भी नहीं कमा सकता। लेकिन बेटा, जिंदगी में पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता। पिताजी फिर से बोले तो पवन ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, पिताजी मैं जीवन भर इस छोटे से घर में पड़ा नहीं रहना चाहता। आप क्या चाहते हैं, मैं अपने सपनों को आग लगा दूं और आपकी तरह छोटी मोटी नौकरी करके जीवन का बोझ ढोता रहूं? ऐसा हरगिज नहीं होगा। इतना कहकर बिना नाश्ता किए वो अपना बैग उठाकर चल दिया और गिरधारी लाल जी अपने सुपुत्र की बातें सुनकर जैसे पत्थर बने रह गए। कुछ घंटे के सफर को तय करके जब पवन मुंबई पहुंचा तो उसका मित्र सुमित उसके इंतजार में वहां पहले से ही मौजूद था। दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। सुमित उसे कार से अपने घर ले गया। सुमित का घर एक साफ इलाके में था जो कि काफी बड़ा था, जिसमें वह अपने माता पिता और भाई भाभी के साथ रहता था। सुमित ने अपने दोस्त पवन का परिचय अपने घर वालों से करवाया। सुमित ने अपने पिताजी को बताया कि पवन विदेश जाना चाहता है, इसीलिए वह पासपोर्ट संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए मुंबई आया है। सुमित के पिताजी को यह बात शायद कुछ पसंद नहीं आई। उन्होंने पवन से कहा, बेटा तुम अपने माता पिता के इकलौते बेटे हो तो तुम्हें यही रहकर उन्हें संभालना चाहिए। तो पवन ने कहा, अंकल जी, मेरे माता पिता ने बड़े संघर्ष करके अपना जीवन बिताया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं विदेश जाकर अच्छे पैसे कमाऊं ताकि उनको सुख भरी जिंदगी दे सकूं। चाय नाश्ता करने के उपरांत सुमित उसे अपने घर में बने गेस्ट हाउस में ले गया। काफी देर तक दोनों मित्र बेड पर लेटे लेटे इधर उधर की बातें करते रहे और हंसी मजाक करते रहे। गेस्ट रूम के सामने एक कमरा बना हुआ था, वहां से रह रह कर खांसने की आवाज आ रही थी। बात करते करते सुमित भी बीच बीच में उस कमरे में आ जाया करता था। जब सुमित कुछ काम से घर से बाहर गया तो पवन ने उठकर उस कमरे में झांका तो देखा वहां एक बूढ़े दादाजी जोर जोर से खांस रहे थे। पवन उनके पास गया और अपने हाथ से सहारा देते हुए उन्हें सीधा बिठाया। थोड़ी देर बाद उनकी कमर पर हाथ फेरा और एक गिलास में पानी भरकर उन्हें पीने के लिए दिया। उन्होंने कांपते हाथों से उस गिलास को पकड़ा, फिर 2-4 घूंट पानी पीकर पवन को वापस दे दिया। अब तक उनकी खांसी भी बंद हो चुकी थी। पवन ने गिलास रखकर उन्हें वापस से बिस्तर पर लिटा दिया। जहां एक ओर वो राहत महसूस कर रहे थे तो दूसरी ओर पवन को प्रश्न भरी नजर से देखते जा रहे थे। दादाजी ने इशारों में पूछना चाहा कि बेटा तुम कौन हो? पवन ने कहा, दादाजी मैं सुमित का दोस्त हूँ और यहाँ मुंबई में पासपोर्ट बनवाने के लिए आया हूँ। यह सुनकर दादाजी ने धीरे से कांपते हुए हाथ उसके सर पर रखा और उसे आशीर्वाद देने लगे। पवन को उनकी हालत देखकर काफी अफसोस हो रहा था। थोड़ी देर तक पवन उनके पास रखी कुर्सी पर बैठा रहा। थोड़ी देर में सुमित के पिता अंदर आए और पवन का हाल चाल जानने लगे और दादाजी को दवाई देते हुए कहने लगे, आप कैसे हैं पिताजी? खांसी में कुछ आराम आया? तो बूढ़े दादाजी ने हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन सुमित के साथ पासपोर्ट बनवाने संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए निकला। दोपहर को दोनों ने रेस्टोरेंट में खाना खाया, फिर घर लौटे।
तो देखा कि सुमित का पूरा परिवार दादाजी के कमरे में मौजूद था। सुमित के माता पिता पास में रखी चरपाई पर बैठे थे। भाभी उन्हें फल काटकर खिला रही थी और भैया उनकी टांगे दबा रहे थे। घर पहुंचते ही सुमित भी उनका हाल चाल जानने के लिए चला गया। अपने दोस्त के पूरे परिवार का प्रेम व अपनापन देखकर पवन बहुत प्रभावित हुआ। वह गर्व महसूस कर रहा था कि उसे इतने अच्छे लोगों के बीच रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ ही वो यह देखकर हैरान था कि आजकल के परिवार में भी इतनी एकता देखने को मिलती है। पवन भी कुछ समय निकालकर बूढ़े दादाजी और उनके परिवार के पास बैठ जाया करता था और दादाजी की कुछ मदद कर दिया करता था, जैसे पानी पिलाना, बैठने में मदद करना। 2-3 दिन में ही पवन को उस बूढ़े दादाजी के साथ खासा लगाव हो गया था और दादाजी का चेहरा भी उसे देखकर खिल जाया करता था। अपने दोस्त के घर आए हुए पवन को आज 3 दिन हो चुके थे। आज सुबह जब पवन सोकर उठा तो देखा कि सामने बूढ़े दादाजी के कमरे में घर के सभी सदस्यों के अलावा डॉक्टर साहब मौजूद थे। वे दादाजी के तबीयत की जांच कर रहे थे। दादाजी की तबीयत आज बहुत ज्यादा खराब थी। उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। वे रह रहकर कराह रहे थे। पूछने पर पता चला कि उन्होंने कल शाम से ही खाना नहीं खाया है। परिवार के सभी लोग मायूस और शांत खड़े थे। दादाजी कुछ बोलने की हालत में नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में सबके लिए स्नेह साफ साफ नजर आ रहा था। परंतु ऐसी हालत में भी गहरी लकीरों और झुर्रियों से भरे उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। इतने में सुमित के पिताजी उनके पास आकर बैठ गए और अश्रुपूरित आंखों से उन्हें देखने लगे और कहने लगे, पिताजी, उदय को फोन मिलाऊं क्या? यह वाक्य सुनते ही दादाजी की आंखें पानी से भर गईं और उनके चेहरे की संतुष्टि के भाव कहीं गायब हो गए। वे लाचार होकर थोड़ी देर तक कमरे के छत को निहारते रहे और फिर बिना कुछ बोले अपनी गर्दन को ना में हिला दिया और फिर भरी अपनी आंखें बंद कर ली तो उनके आंसू निकलकर तकिए को भिगोने लगे। दिन भर सभी लोग उनकी सेवा टहल में लगे रहे, लेकिन पवन को रह रह कर मन में एक ही विचार आ रहा था कि आखिर यह उदय कौन है जिसका जिक्र सुमित के पिताजी कर रहे थे। यह प्रश्न उसे विचारों के दलदल में धकेल रहा था। अंकल किसके बारे में बात कर रहे थे और क्यों उनकी बात सुनकर दादाजी इतने भावुक हो गए? उनकी आंखों में अश्रु धाराएं बहने लगी, परंतु फिर भी उनसे मिलना नहीं चाहते थे। शाम को जब सुमित उससे मिलने आया तो वह अपने आप को रोक नहीं पाया और इस सवाल का जवाब सुमित से जानना चाहा। तो सुमित ने उसे बताया कि उदय इन दादाजी का एकलौता बेटा है। यह सुनकर पवन बहुत चक्का रह गया और फिर उसने बेचैनी और उत्सुकता भरे स्वर में पूछा, तो अंकल इनके क्या लगते हैं? फिर सुमित ने बताया कि हम लोगों का इनसे सिर्फ इंसानियत का ही रिश्ता है, लेकिन कुछ ना होते हुए भी यह हमारे लिए बहुत कुछ है। वह मेरे पिताजी के अध्यापक हुआ करते थे, बड़े ही मृदुभाषी व्यक्ति थे और उस समय के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। मेरे पिताजी का मानना है कि आज वो जो कुछ भी हैं केवल उनके कारण है। पढ़ाई की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं होते थे मेरे पिताजी के पास, लेकिन उन्होंने बिना 1 रुपया भी लिए उन्हें पढ़ाया और न केवल पढ़ाया बल्कि पढ़ने में उनकी रुचि भी जगाई। दोनों दोस्तों की बातें सुनकर सुमित के पिताजी भी कमरे में आ गए और पवन से कहने लगे, पवन बेटा, यह दुनिया बहुत खराब है। यहाँ सब रिश्ते मतलब के ही रह जाते हैं। जब तक मतलब होता है इंसान की अहमियत होती है, जब मतलब खत्म हो जाता है तो रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि इन्हें इनके बेटे ने ही छोड़ दिया। वह बेटा जो उन्हें भगवान से बहुत मन्नतें मांगने के बाद, बहुत वर्षों के इंतजार के बाद मिला था। वो औलाद जिसे पाल पोस कर बड़ा करके कामयाब बनाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया
और उसे इतना पढ़ाया कि वह अमेरिका में आज एक बहुत बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर ऊंचे पद पर काम कर रहा है। लेकिन पीछे रह गए उसके बूढ़े माता पिता। उसने तो वहां जाकर अमेरिका की एक लड़की से शादी कर ली और वहीं पर घर बसाकर वहीं का हो गया। पुश्तैनी मकान तो उसने पहले ही बेच दिया था और अपने माता पिता को किराए के मकान में छोड़कर चला गया था। उसकी माँ यह सदमा ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाई। 3 वर्ष पहले ही उनका देहांत हो गया। लेकिन बूढ़े पिता अपनी पत्नी के देहांत के बाद बिल्कुल अकेले रह गए और एक दिन मेरे पास पासपोर्ट ऑफिस में आकर मेरे पैरों में गिर गए और मुझसे विनती करने लगे कि मैं उनका पासपोर्ट बनवा कर दूं ताकि वह अपने बेटे के पास विदेश जा सके। अपने आदरणीय शिक्षक को अपने पैरों में देखकर मेरी जो हाल हुई थी मैं उसे बयान नहीं कर सकता। मैंने उन्हें उठाकर संभाला, उन्हें चाय नाश्ता दिया और उनके बेटे को फोन लगाया। उदय ने फोन उठाया लेकिन यह कहकर टाल दिया कि कुछ समय बाद मैं पिताजी को ले जाऊंगा और वह समय आज तक नहीं आया। उसके बाद मैंने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा और इस घर में ले आया। बच्चों को भी दादाजी का प्यार मिल गया और उन्हें भी परिवार मिल गया। तब से मैं इन्हें पिताजी कहकर संबोधित करता हूँ। पवन उनकी बातें सुनकर अचंभित रह गया। दुनिया के निर्दयी रूप का परिचय पाकर उसका हृदय अंदर तक परेशानी के दलदल में धंसा जा रहा था। अभी वे दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि दादाजी के कमरे से कराहने की आवाज तेज होने लगी। किसी अनहोनी की आशंका से सुमित और उसके पिताजी कमरे की तरफ दौड़ते हैं। पवन सन्न रह गया। फिर वह अपने आप को संभालते हुए उठा और दादाजी के कमरे में गया। देखा तो दादाजी को सांस लेने में अत्यधिक तकलीफ हो रही थी और अंकल उनके हाथों को अपने हाथ में लिए सजल नेत्रों से उनकी ओर चिंतित भाव से देखे जा रहे थे। तब तक परिवार के बाकी सदस्य भी उनके कमरे में आ चुके थे। भैया उनके पैरों को पकड़कर सहलाने लगे और आंटी उनके मुंह में गंगा जल की बूंदें डालने लगी। वे चाहकर भी अपनी आंखें खोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने दोनों हाथ जोड़कर कमरे में मौजूद सभी लोगों की तरफ लाचारी से देखा और अचानक उनके हाथ ढीले हो गए और गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। अपने सभी शारीरिक और मानसिक दुखों से मुक्त होकर वे इस निर्दयी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गए। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने की तैयारी की जाने लगी और पूरी सजावट के साथ उनके मृत शरीर को शमशान लेकर जाया जाने लगा। पूरा शमशान लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि इस भीड़ में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिससे उनका खून का रिश्ता हो। वे सभी लोग केवल और केवल इंसानियत के खातिर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए आए थे। सुमित और उसके पूरे परिवार के साथ आज पवन भी इस मृत बुजुर्ग के भाग्य पर आंसू बहा रहा था। उसके दुख की कोई सीमा नहीं थी। दिल के किसी कोने में दबी उसकी कोमल भावनाएं अचानक से उसके पत्थर हो चुके दिल को फिर से पिघलाने लगी। शमशान के चिता पर लेटे बूढ़े दादा के चेहरे में उसे अपने पिता का चेहरा नजर आने लगा और वह चेहरा नजर आते ही वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हो गया था कि क्यों उसके माता पिता उसके विदेश जाने की बात सुनकर पत्थर की तरह जड़ हो गए थे, क्यों वे उनके सामने गिड़गिड़ा रहे थे और हाथ जोड़कर विदेश ना जाने की फरियाद कर रहे थे। चिता की जलती हुई अग्नि में रह रहकर उसे अपना बचपन किसी चलचित्र की तरह नजर आ रहा था। बूढ़े दादा की अंतिम विदाई के साथ ही शायद पवन भी अपने माता पिता के प्रति कड़वाहट को अंतिम विदाई दे चुका था। और उसी दौरान उसके मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो उसके पिताजी का फोन था। अपने आप को संभालते हुए उसने कांपते हाथों से फोन उठाया तो उधर से उसके पिता की करुणा और वेदना से सराबोर आवाज आई, बेटा तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका है। केवल यह एक वाक्य
सुनने की देर थी कि पवन जार जार रोने लगा और कुछ ना बोल पाया। उसके ठीक 2 घंटे बाद वह रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका था। उसका दोस्त सुमित उसे छोड़ने लाया था। पवन ने उसे गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि अपने परिवार में रहने का मौका देकर उसने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि वहां रहकर ही उसने परिवार शब्द का मतलब समझा। थोड़ी देर में ही ट्रेन पहुंच गई और पवन अपने घर के लिए निकल गया। ट्रेन में बैठे बैठे पवन गुमसुम अपने ख्यालों में खोया रहा। तभी उसका ध्यान सामने वाली सीट पर बैठे एक छोटे बच्चे ने आकर्षित कर लिया, जो तरह तरह की अटखेलियां कर रहा था और उसकी माँ उसे देख देख कर मन ही मन हर्षा रही थी। कभी वह बच्चा भागने लगता तो कभी उसकी माँ उसे संभालती, कभी गोद में बैठ जाता और कभी गोद से उतरता। कुछ घंटों के सफर में उसने देखा कि उसकी माँ ने एक पल भी अपना ध्यान अपने बच्चे पर से नहीं हटाया था। यह सब देखकर पवन को अपनी माँ का निस्वार्थ प्रेम याद आ गया। अब पवन अपने भविष्य का फैसला ले चुका था और वह फैसला लेकर अपने हृदय पर रखे हुए भार को जैसे उसने उतार फेंका। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसके चेहरे पर पड़ने वाली तेज हवाएं उसके फैसले को जैसे सराहना दे रही थी। उसके साथ ही उसके दिल में अपने माता पिता के प्रति प्रेम प्रबल होता जा रहा था। वह इस जीवन का अर्थ तथा मूल्यों को भी अधिक गहराई से महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद जब पवन अपने घर के बाहर तक पहुंचा तो वहां खड़े होकर कभी गली को निहार रहा था तो कभी अपने घर को बड़े गौर से देखने लगा। जब उसने दरवाजे की घंटी बजाई तो अगले ही पल दरवाजा खुला। दरवाजे पर उसकी माँ और पिताजी खड़े थे, परंतु पवन ने जैसे ही उनकी तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता 4 दिन में ही चिंता के कारण सूख कर लगभग आधे हो गए थे। उनकी बूढ़ी आंखों में उदासी स्पष्ट नजर आ रही थी। उनकी ऐसी हालत देखकर पवन का कलेजा मुंह को आ गया। एकाएक उसका बैग हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और वह अपनी माँ और पिताजी से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन उसके माँ और पिताजी यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर पवन को क्या हो गया। फिर उसके पिताजी उसके आंसुओं को पोंछते हुए अपनी जेब से एक अपॉइंटमेंट लेटर निकाल कर देते हैं। पवन ने जब उस अपॉइंटमेंट लेटर को हाथ में लिया तो वह लेटर गीला था। पवन को समझते देर नहीं लगी कि यह लेटर किसी और वजह से नहीं बल्कि उसके माता पिता के आंसुओं के कारण भीगा है। उसने तुरंत उस पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर प्रेम और करुणा मिश्रित स्वर में बोला, माँ पिताजी, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर से उनके गले लग गया। आज इस घर में प्यार और खुशी के आंसुओं का सैलाब आ चुका था। यह परिवार आज सही मायने में परिवार बन चुका था और जमीन पर पड़े उस अपॉइंटमेंट लेटर के टुकड़े इस बात की गवाही दे रहे थे। तो प्रिय दोस्तों, तो यह थी एक सच्ची घटना पर आधारित एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो आपकी इस कहानी के प्रति क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।